स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे इस YouTube चैनल RPC मेकर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, यदि आप इस टॉपिक की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो भी टॉपिक रहेगा उसकी हर PDF आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखो दोस्तों, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। ठीक दोस्तों, ये देखो, ये जो डायग्राम है इस पे विचार करते हैं। इसमें क्या दर्शाया गया है कि देखो, ये है Q1 आवेश, इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। Q2 आवेश, इसका स्थिति सदिश है वो कितना है R2 वेक्टर। पॉइंट P है, पॉइंट जो P है इस बिंदु पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका जो स्थिति सदिश है वो है R वेक्टर और यहाँ पर आवेश कितना है Q0। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आवेश कितने हैं Qn मतलब n यहाँ पर क्या है, आवेशों की संख्या, मतलब आवेश कितने भी हो सकते हैं, 2 4 5 7, जितने हम लेने चाहें उतने हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, उसके कारण हमें निकालनी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो दोस्तों, यदि आपने अध्यारोपण का सिद्धांत अच्छे से पढ़ा है और इससे पहले हमने वो निकाला था कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर बल निकाला था, बल अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से, अध्यारोपण के नियम से। तो दोस्तों, अगर वो आपको अच्छी तरह से याद है, अच्छी तरह से आपको टॉपिक क्लियर है तो ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो पीछे वाले टॉपिक्स हैं उसी पे बेस्ड हैं। अगर आपको पीछे वाले टॉपिक्स आएंगे तभी आगे वाले टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। तो देखो दोस्तों, कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, अपना अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। फिर देखो, माना कि Q1 Q2 Q3 Qn बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः है E1 E2 E3 En हो। Q1 के कारण कितनी है E1, Q2 आवेश के कारण कितनी है E2 और Q3 के कारण कितनी है E3 और Qn के कारण कितनी हो गई En। तो n बिंदु आवेशों के समूह के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक दोस्तों, तो n आवेशों के कारण कौन से बिंदु पर, इस बिंदु P पर निकालेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो देखो, E इक्वल टू अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पर लग रहा है। इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि F0 इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3। इस तरह से इसमें क्या है, इसमें है कि E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, और इससे पिछला बार, इसे जो पिछला वीडियो था उसमें था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने निकाला था। वहाँ पर क्या होता है, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, जो E1 की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये किसके कारण है, ये तो है Q1 आवेश के कारण। कौन से आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, और क्या जाएगा R1 केप। इसी तरह से E2 की आ जाएगी, तो E2 की कितनी हो जाएगी KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर और R2 केप। इसी तरह से KQ3 R3 स्क्वायर और R केप प्लस डैश 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 प्लस, ये किसकी है, ये है Qn आवेश के कारण। कौन से आवेश के कारण, ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है Qn आवेश है, तो इसके कारण कितनी हो जाएगी KQn अपॉन Rn स्क्वायर Rn केप। ठीक दोस्तों, तो ये आ गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग
अब देखो, अगर अगर आपको ये अच्छे से याद है, कौन सा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे पहले हमने निकाला था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वो आपको टॉपिक्स क्लियर है तो ये उसी पर आधारित है, और अध्यारोपण का सिद्धांत अगर आपको याद है तो उसी पर आधारित है, ये उसी पर बेस है। फिर देखो, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से और सभी में से कॉमन आ जाएगा के। क्या हो जाएगा, के कॉमन आ जाएगा। तो के कॉमन आने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा, इसको सीधे लिख देते हैं हम, समेशन के रूप में लिख देते हैं कि I = 1 से कितना हो जाएगा n। हमारे पास आवेश कितने हैं, Q n। तो I बराबर 1 क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि हमने लिया आवेश Q1, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई E1। ठीक है दोस्तों, तो I बराबर 1 से कितना लिया हमने, n, तो QI/RI² RI K। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारे पास। फिर हमने यहाँ पर रख दी K की वैल्यू। ठीक है, K की वैल्यू रख दी, वो कितना आ जाएगा, K की वैल्यू होती है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी K की वैल्यू रख देगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों। अब देखो, ये तो हो गई किसकी, आवेशों के निकाय की बात। मतलब आवेश हमारे पास कितने हैं, n प्रकार के आवेश हैं, n आवेश उपस्थित हों तब ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये बताया गया है, नोट देखो, इसको नोट में दर्शाया गया है कि दो आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब देखो, दो आवेश उपस्थित हो इस तरह से यहाँ पर आवेश उपस्थित है दो, तो इन दोनों आवेशों के कारण इसका जो परिणामी है बीच वाला, इसको बोलते हैं परिणामी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, वो किस तरह से आएगा, देखो वो दोस्तों, माना हमारे पास यहाँ पर आवेश है Q1, यहाँ पर आवेश है कौन सा, Q2। तो यहाँ पर देखो, ये है E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q1 के कारण E1, Q2 के कारण कितनी है, ये है E2। कौन सी दोस्तों, ये रही E2, ये है E1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान, ये फॉर्मूला होगा E = देखो दोस्तों, परिणामी होता है, परिणामी का फॉर्मूला यही होता है √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। तो दोस्तों ये हो जाएगा कि इसका परिणामी निकालने का फॉर्मूला। फिर देखो दोस्तों, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा का कोण अब निकालेंगे हम। कोण कौन सा था दोस्तों, ये देखो, ये है परिणामी विद्युत क्षेत्र और इसका कोण है ये अल्फ़ा है। E1 के साथ जो कोण बना रहा है वो तो है अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, और ये E1 और E2 के बीच में कोण है, ये है थीटा। E1 और E2 के बीच में जो कोण है वो है थीटा। देखो थीटा कौन सा है आपको समझा देता हूँ मैं। थीटा कोण होगा ये E1 और ये है E2, तो इनके बीच में जो कोण है वो तो है थीटा, और जो अल्फ़ा कोण है वो है जो परिणामी है, और E1 के मध्य कोण है वो है अल्फ़ा। अब देखो, जो कोण निकालेंगे वो निकालेंगे tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा बराबर होगा E2 sin θ/ E1 + E2 cos थीटा। ठीक दोस्तों, ये फॉर्मूला है। फिर यहाँ से निकालेंगे हम, केवल अल्फ़ा का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, तो tan चला जाएगा साइड में, tan इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स E2 sin θ/ E1 + E2 cos थीटा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी ये टॉपिक्स है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और दोस्तों देखो, इसका जो एक न्यूमेरिकल लिया मैंने, जो पीछे वाला टॉपिक्स लिया था हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया मैंने न्यूमेरिकल टाइप में। तो देखो, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक 10 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 4 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। कितना बल कार्य कर रहा है, 4 न्यूटन। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करते हैं हम E से। किसे, E से। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर देखो Q बराबर हो जाएगा 10 × -4 कूलाम दे रखा है दोस्तों। ये F का मान दे रखा है 4 न्यूटन। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते क्या है कि F = क्या होता है, QE।
जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी उसमें हमारे पास ये फॉर्मूला आया था बल निकालने का। ठीक है दोस्तों, आवेशों के कारण किसी बिंदु पर बल। तो देखो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें निकालना, ये तो F का फॉर्मूला है लेकिन हमें निकालना यहाँ पर क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा E=F/Q। ठीक है दोस्तों, हमारे पास किस किस का मान है, Q का मान है और F का मान है। तो ये F है, F का मान भी है और नीचे है Q, तो Q इन दोनों का मान है। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से आ जाएगी। तो F का मान रख देंगे, F का मान कितना है यहाँ पर, देखो F का मान हमारे पास यहाँ पर है 4 न्यूटन, तो रख दिया हमने 4। और फिर नीचे बटे में कितना आएगा, नीचे बटे में आ जाएगा Q, और Q का मान भी हमारे पास कितना है, ये रखा। ठीक है, ये रहा Q का मान, तो इन दोनों का मान रख देंगे हम। तो फिर आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि 4 इंटू जो 10⁻⁻4 है इसको हम ऊपर ले गए, तो ऊपर ले गए तो -4 है, तो ये है माइनस की, तो ये ऊपर जाके किस में हो जाएगी, प्लस की। तो 10⁻⁻ कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, यहाँ से 4 से 3 कैसे हो गई, तो देखो हम 10⁻4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 10 है, इसको पावर में 1 लिख सकते हैं, तो 10⁻1 और 3 हो गई, तो कितने हो गए, 10⁻4 हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे बटे में 10 है, तो 10 0 से 0 कट गई, कैंसिल हो गई। फिर क्या होगा, ये बच गया आपके पास 4 इंटू 10⁻3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E= आ जाएगा 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोस्तों मैंने आपको ये टॉपिक समझाने के लिए इसका न्यूमेरिकल लिया था एग्जाम्पल के तौर पे। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम में भी ये न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल है इनको भी अवश्य देखना है। जो नेवी एयरफोर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।